डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रीवियस लेक्चर के कंटिन्यूएशन में कॉजेस ऑफ डेविएशंस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस के बारे में पढ़ेंगे, यानी वास्तविक गैसों के आदर्श आचरण से विचलन के कारण। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था कि किस प्रकार गैसें जो है वो आदर्श गैस नियमों का पालन नहीं करती हैं और उनके हमने आदर्श व्यवहार से विचलन के बारे में कई गैसों के ऑब्जर्वेशन देखी थी संपीड़ितता गुणांक की फॉर्म में। और z की वैल्यू जब 1 से अधिक आती है तो वहां पर विचलन दिखाया गया था। इसी प्रकार हमने नाइट्रोजन गैस के अंदर भी विचलन देखा था और हमने ये देखा था कि 50 डिग्री सेल्सियस पर नाइट्रोजन का जो बिहेवियर होता है वो आदर्श गैस के समान होता है। तो वहां हमने बॉयल ताप की भी चर्चा की थी। आज हम देखेंगे कि ये आदर्श गैस जो आचरण है उससे क्यों विचलन हो सकता है किसी भी एक वास्तविक गैस के अंदर। तो वास्तविक गैस जो है वो आदर्श गैस का नियम का पालन नहीं करती है। तो जो भी गैस के नियम बने वो बेसिकली जो हमने काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस दी थी, गति सिद्धांत दिया था, उसके पोस्टुलेट्स पर आधारित था। उसके जो अभिक्रहित हमने बताए थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो उसके पोस्टुलेट्स हैं उसको दोबारा रिकंसीडर करना चाहिए। और रिकंसीडर करके हम देखते हैं तो हमने ये देखा कि गति जो समीकरण की जब हमने व्युत्पत्ति की थी तो उसके अंदर हमने एक ये माना था एजम्पशन कि जो गैस के संपूर्ण आयतन की तुलना में जो स्वयं गैस के अणुओं का आयतन है वो नगण्य होता है या उपेक्षणीय होता है। सो वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। अगर हम वैसे देखें कि ये कथन लगभग कितना सही है, तो सामान्य ताप और दाब की स्थिति के अंदर तो ये कथन लगभग हम इसको सही मान सकते हैं। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर जो गैस का आयतन, गैस के अणुओं का जो आयतन होता है वो गैस के आयतन का लगभग 0.014% होता है। वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 0.014%। अगर ये हम टोटल आयतन से अगर उसकी कंपेयर करें तो इसके अंदर ये लगभग 0.014% होता है। अगर हम किसी स्थिति के अंदर प्रेशर को बढ़ाते जाते हैं तो इसका परसेंटेज भी बढ़ता चला जाएगा। अगर हमने सपोजिंगली प्रेशर को 1000 एटमॉस्फेयर कर दिया, 1000 वायुमंडल कर दिया, इसका मतलब जब हमने दाब को बहुत अधिक बढ़ा दिया तो उस स्थिति के अंदर ये जो वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है, अब अगर 0.014% है तो इसके आधार पर ये हो जाएगा 14%। तो 14% को अब ये इतना एप्रिशिएबल अमाउंट है कि इसको हम अब नेग्लिजिबल नहीं कर सकते कि जो 14% का जो मान है वो हम इसको नकार नहीं सकते। जैसे अगर 100 में से अगर हम 14 हटा दें तो 14 अगर हटा दें तो बाकी का बचा हुआ 86 ही अवेलेबल हुआ फॉर द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जो अणु की जो गति के लिए जो अवेलेबल जो रिक्त स्थान है वो सिर्फ अब 86% ही रहेगा और 14% जो है इन मॉलिक्यूल्स ने ऑक्यूपाई कर लिया। तो 100% जहां तक हम मान के सारी कैलकुलेशंस कर रहे थे, सारे हमने नियम दिए थे, अब अगर हम ये 14% लगा देते हैं तो ये इस हिसाब से ये जो एजम्पशन है इसको हमें दोबारा सोचना पड़ेगा। दूसरा हमने एजम्पशन वहां पर माना था कि अणुओं के अंदर परस्पर कोई आकर्षण बल नहीं होता। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंगस्ट मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। जो सामान्य ताप और दाब की स्थिति है वहां पर तो ये तथ्य ठीक है कि जो उनमें आकर्षण बल है वो नहीं के बराबर होता है। लेकिन जब हम दाब को अधिक कर दें या ताप को हम कम कर दें तो उस स्थिति के अंदर जो गैस का आयतन है वो कम हो जाएगा। और जब गैस का आयतन कम हो जाएगा तो क्या होगा कि अणु आपस में एक दूसरे के निकट आ जाएंगे। अब उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगी। जब अणु के मध्य में डिस्टेंस कम हो जाएगी तो उनमें परस्पर आकर्षण बल होगा ही होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अब हम नहीं नकार सकते जब हमने वॉल्यूम को कम कर दिया। और अगर हम वैसे भी देखें तो हम किसी भी गैस का द्रवीकरण कर सकते हैं। जब लिक्विफिकेशन ऑफ गैस इज पॉसिबल तो लिक्विफिकेशन गैस का कैसे हुआ कि गैस के जो अणु है वो पास पास में आए और उनके मध्य में आकर्षण बल बढ़ा और फाइनली गैस का द्रवीकरण हुआ, वो द्रव अवस्था के अंदर आ गई। तो इसका मतलब जो द्रवीकरण अगर हो रहा है तो इसका मतलब आकर्षण बल तो होगा ही होगा। इसी प्रकार ये कहा जाता है, जैसे जूल थॉमसन इफेक्ट है, कि जब हम किसी भी गैस को अगर निर्वात में अगर
प्रसरण होने दिया जाता है अगर किसी भी गैस का निर्वात के अंदर, तो गैस का जो ताप है वो कम हो जाता है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि इसको हम, ये जो ताप कम होने की जो परिघटना है उसको हम जूल थॉमसन इफेक्ट के द्वारा दर्शाते हैं। गैस का जब भी प्रसरण होगा तो क्या होगा कि गैस के जो अणु है वो एक दूसरे से अलग होंगे तो अलग होने में क्या होगा, उनमें पहले तो आपस में आकर्षण बल था। अब जब वो दूर होंगे तो इस आकर्षण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके अगेंस्ट में उनको काम करना पड़ेगा। जब वो उसके अगेंस्ट में काम करेंगे तो उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी उनको खर्च करनी पड़ेगी, ऊर्जा व्यय होगी। और जब ऊर्जा व्यय होगी तो ऊर्जा आएगी कहाँ से? ऊर्जा आएगी उन अणुओं की गतिज ऊर्जा के कारण। तो जो अणुओं की खुद की गतिज ऊर्जा है उसमें से कुछ ऊर्जा जब खर्च हो जाएगी तो अणुओं की ऊर्जा कम हो जाएगी। अणुओं की ऊर्जा कम हो जाएगी तो हम ये कहते हैं कि वहां पर जो ताप है वो कम हो गया, क्योंकि हमें मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो जब गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी तो उनका ताप भी कम हो जाएगा। तो इस प्रकार जूल थॉमसन इफेक्ट, ये जो है इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग्स्ट मॉलिक्यूल को हम नेग्लिजिबल नहीं मान सकते जब इसका हम निर्वात के अंदर प्रसरण कराते हैं या कंपैरेटिवली कम दाब के ऊपर अगर करवाते हैं, और तो उस स्थिति के अंदर ताप भी जो है वो कम हो जाता है। तो इस प्रकार अब हमें इन अभिक्रियाओं के आधार पर, जिसके आधार पर हमने आइडियल गैस इक्वेशन भी बना दी थी, इनके अंदर कुछ सुधार करने होंगे। तो ये जो दो सुधार है, जो संशोधन किए गए वो आयतन में किया गया और दाब में कर दिया गया, क्योंकि इन्हीं अभिक्रियाओं के आधार पर वॉन्डरवॉल्स ने एक समीकरण विकसित की जिसको हम बोलते हैं वॉन्डरवॉल्स समीकरण, वॉन्डरवॉल्स इक्वेशन। और उसके अंदर उन्होंने आयतन और दाब संबंधित दो उचित संशोधन किए थे। सबसे पहले हम ले रहे हैं आयतन संशोधन, वॉल्यूम करेक्शन। वॉल्यूम करेक्शन को ये बताया गया कि जो भी ये पार्ट है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, मतलब वर्जित आयतन वहां पर कैलकुलेट कर लिया गया और ये कहा गया कि वर्जित आयतन के अंदर अणुओं की गति जो है वो संभव नहीं है। तो उस स्थिति के अंदर वॉल्यूम करेक्शन इस प्रकार से किया गया कि V के स्थान पर वहां पर V माइनस एन बी, यहाँ पर N जो है नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस है, B एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, अपवर्जित आयतन है। तो V में से इतना पार्ट जो है वो अपवर्जित आयतन का है, तो उसको हमें माइनस करके फिर जो V का मान आएगा वो हमें उस गैस समीकरण के अंदर लेना पड़ेगा। इसी प्रकार उन्होंने दूसरा दाब संशोधन किया कि हमने ये कहा कि वहां पर आकर्षण बल नहीं है, लेकिन ये जो आकर्षण बल था उसके कारण एक इंट्रिंसिक प्रेशर, एक आंतरिक दाब जो वहां पर उत्पन्न हो जाएगा, उसको हमने कंसीडर नहीं किया था। इसलिए जो सिंपल हमने दाब लिया था, दाब के स्थान पे अब हमको लेना पड़ेगा P प्लस पी आई, और पी आई का जो मान है वो ए एन स्क्वायर बाय V स्क्वायर के बराबर होगा, घनत्व के बराबर होगा। इस प्रकार हम घनत्व के स्क्वायर के बराबर होगा, ये हम आगे अभी इसके डेरिवेशन में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि वॉल्यूम करेक्शन यानी कि आयतन में संशोधन क्या था। हर्न ने 1865 के अंदर सबसे पहले आयतन संबंधी, वॉल्यूम संबंधी जो करेक्शन किया था, आयतन संबंधी संशोधन किया था। उन्होंने ये कहा कि इसके अनुसार अणु जो होते हैं वो आयतन, उनका कुछ न कुछ आयतन होता है, और उस जो इसका तात्पर्य ये हुआ कि जब अणु की मूवमेंट होती है तो उनके लिए जो स्वतंत्र स्थान अभी तक हमने जो V माना था वो V ना होकर उसके कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम होगा। इसको हम किस प्रकार से देख सकते हैं कि इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ गैस, कि जो भी उन 1 मोल में उपस्थित अणु का जो प्रभावी आयतन है उसको हमने यहाँ पर ले लिया है B के बराबर। अगर टोटल वॉल्यूम ऑफ n मोल ऑफ गैस किसके बराबर हो जाएगा? V के बराबर है। तो अब हम ये यहाँ पर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स निकालेंगे कि मतलब n मोल गैस का आयतन हमने यहाँ पर लिया हुआ है, आयतन V लिया हुआ है, जो अणु के द्वारा जो स्थान दिया गया है वो है B के बराबर, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स यानी कि गैस के अणुओं के द्वारा जो भी आयतन होगा वो आयतन किसके बराबर होगा? वो आयतन बराबर होगा n नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस है, और 1 मोल से कितना घेर रहा है वो आयतन? B। तो संपूर्ण अणुओं के द्वारा जो घेरा हुआ आयतन होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? NB। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि कंप्रेसिबिलिटी या संपीड़ितता के लिए जो आयतन अब अवेलेबल है, जो आयतन अब संपीड़ित, अगर हम गैस को कर देते हैं, संपीड़ित करते हैं, तो उसके लिए जो अब अवेलेबल आयतन है वो कितना हो जाएगा? V में से हमें किसे माइनस करना पड़ेगा? NB। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अणुओं की जो फ्री मूवमेंट है, जो उनकी गतिशीलता है, उसके लिए जो फ्री स्पेस अवेलेबल है, जो स्थान अवेलेबल है, वो किसके बराबर होगा? V माइनस NB। यहाँ पर B को हम बोलते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस,
मतलब 1 मोल गैस मॉलिक्यूल्स गैस अणुओं का जो अपवर्जित आयतन है उसको हमने B लिया है। इसका तात्पर्य हम एक डायग्राम के द्वारा और इसकी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं कि एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कितना होगा। ये हम डायग्राम के अंदर देखें कि यहाँ पर हमने एक पेयर ऑफ मॉलिक्यूल लिया है, एक अणु का युग्म लिया है। इसमें 2 अणु परस्पर बिल्कुल एक दूसरे के कांटेक्ट के अंदर है। ये जो यहाँ से इस अणु के दोनों केंद्रों की मध्य की दूरी जो है वो सिग्मा है, या हम ये कह सकते हैं कि जो अणु है उसका डायमीटर जो है, उसका व्यास जो है वो भी सिग्मा है। तो अब अगर हम इसका जब अगर ये सिग्मा हुआ तो इसकी रेडियस कितनी हो गई, सिग्मा बाय 2 के बराबर हो गई। तो अब डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, अगर अणु का व्यास सिग्मा है तो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल, अणु का एक्चुअल में आयतन कितना होगा। अगर हम आयतन निकालने लगे तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, गोलाकार किसी भी चीज का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर आर का मान कितना है, सिग्मा बाय 2, सो 4/3 पाई सिग्मा बाय 2 क्यूब के बराबर हो जाएगा। और इन अदर वर्ड्स अगर हम इसको 2 क्यूब को अगर हम निकालते हैं तो ये 1/8 आएगा। सो 1/8 4/3 पाई सिग्मा क्यूब के बराबर एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल निकल जाएगा। अब हम निकालते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर पेयर ऑफ मॉलिक्यूल, कि कौन सा ऐसा अपवर्जित या वर्जित आयतन है किसके लिए, एक अणु के युग्म के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये वाला जो बाहर वाला जो हमने सर्कल दिखाया है, इस सर्कल के अंदर कोई भी अन्य मॉलिक्यूल यहाँ पर मूवमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि इस मॉलिक्यूल का रोटेशन का हमने ये ऑलमोस्ट ये सर्कल बना लिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सर्कल है इसके अंदर कोई भी, ये पूरा पार्ट है, इस पार्ट के अंदर कोई भी दूसरा अणु जो है वो प्रवेश नहीं कर सकता है, या हम ये कह सकते हैं कि ये वर्जित आयतन है। अब इस वर्जित आयतन की अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम कैलकुलेशन किस प्रकार से कर सकते हैं कि इसका अगर हम आयतन निकालें तो इसका आयतन, अब देखिए इसका कितना हो गया कि इसका जो रेडियस है वो किसके बराबर होगा, इन दोनों के केंद्र के बराबर, कि ये वाला जो पार्ट है ये इसी को पूरा कवर कर रहा है। तो सिग्मा जो है इस गोले का रेडियस हो गया। तो 4/3 पाई सिग्मा क्यूब जो है वो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम हो गया। मतलब ये अपवर्जित आयतन का, ये अगर हमने पूरा आयतन निकाल लिया तो ये अपवर्जित आयतन का जो मान है वो किसके बराबर हो जाएगा, 4/3 पाई सिग्मा क्यूब के। अगर हम प्रति अणु निकालेंगे तो हमने किसके लिए निकाला है, एक पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक अणु के युग्म के लिए निकाला है। अगर हम पर अणु प्रति अणु निकालते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा कि एक पेयर में कितने अणु हैं, 2 हैं। तो इस फैक्टर को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 1/2 इंटू 4/3 पाई सिग्मा क्यूब। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं, अगर हम ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर मॉलिक्यूल अगर हम देखें और हम एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ अगर ये देखते हैं गैस का, तो ये कितना हो गया कि ये जो गैस के मॉलिक्यूल का, तो ये अगर इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो देखिए ये फैक्टर तो कॉमन हो गया, 4/3 पाई सिग्मा क्यूब, यहाँ पर भी 4/3 पाई सिग्मा क्यूब है। अब यहाँ पर फैक्टर है 1/8 और यहाँ पर है 1/2, तो ये कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया। सो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 4 इंटू n इंटू एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल। यानी कि जो अपवर्जित आयतन होता है वो अणु के वास्तविक आयतन के 4 गुना होता है। अक्सर कर ये एग्जाम में भी पूछा जाता है, यहाँ पर n जो है वो एवोगाड्रो नंबर है, एवोगाड्रोस नंबर है। तो इस प्रकार n मोल के लिए अपवर्जित आयतन का मान कितना होगा, NB के बराबर होगा, और इसकी वैल्यू हम इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं।